राजनीति में अब बात यूपी में मदरसों पर योगी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक की। अब योगी फोर्स यह पता लगाएगी कि यूपी में किन किन मदरसों को विदेशों से अवैध फंडिंग मिली। हालांकि सरकार का दावा है कि यह लड़ाई धर्म से नहीं बल्कि कानून और सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की आंच सिर्फ अवैध मदरसों तक सीमित रहेगी या फिर यह कार्रवाई एक बड़े सिस्टम को बेनकाब करेगी। कैसे बने आलीशान मदरसे? योगी सरकार को बताना होगा। कितने खाते, कितनी फंडिंग, सब कुछ दिखाना होगा। पैसा कहां से आया, पाई पाई का हिसाब देना होगा। यूपी में अवैध मदरसों और संदिग्ध फंडिंग पर योगी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यूपी के मदरसों को मिलने वाली फंडिंग, खास तौर पर विदेश से आने वाले पैसे, अब शक के घेरे में। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, सुरक्षा और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। वैध फंडिंग चलेगी, लेकिन गैर कानूनी या संदिग्ध पैसा मिला तो कार्रवाई तय है। नेपाल बॉर्डर से जो सटे हुए मदरसे हैं उनको लेकर ये आरोप लगे थे कि वहां पे विदेशी फंडिंग हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी जो नियम है ये बना दिए हैं कि अब इन सभी मदरसों की जो फंडिंग आ रही है और इनके जो संचालक हैं उनके निजी खातों की भी जो जांच है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर योगी सरकार को मदरसों पर हंटर चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लीजिए। पिछले साल योगी सरकार ने 542 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया और उन्हें बंद करा दिया, लेकिन 500 से ज्यादा मदरसे फिर खुल गए और योगी फोर्स को इनपुट मिला है कि यूपी के कई मदरसों में विदेशों से अवैध फंडिंग हो रही है, जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सरकारी आदेश के बाद यूपी के सभी मदरसों के बैंक खाते, ट्रांजैक्शन, दान और अनुदान, सबकी गहन जांच होगी। कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ, हर रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले का कई मौलाना स्वागत कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं। विदेशी फंडिंग जहां होगी वो सब निकल के आएगा ही। फिलहाल हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। मोस्टली वेलकम, एक एक चीज की जांच हो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी मदरसों की और भी इदारे, बेसिक शिक्षा परिषद की भी हो, संस्कृत विद्यालयों की भी हो, सबकी होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एटीएस या एसआईटी को सौंपी जा सकती है। जिला स्तर पर रिपोर्ट बनेगी, बैंक स्टेटमेंट, दानदाताओं की लिस्ट और सभी दस्तावेज शासन को सौंपे जाएंगे। जांच सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रहेगी, मदरसा संचालकों और प्रबंधकों के निजी बैंक खातों पर भी नजर होगी। सरकार को शक है कि कहीं निजी खातों के जरिए फंडिंग को इधर उधर तो नहीं किया जा रहा। यानी मदरसा वैध है तो बुलंद रहेगा और अगर अवैध है तो फिर बुलडोजर से हिसाब भी किया जाएगा। योगी सरकार के इस एक्शन से यूपी के कई भाईजान बेचैन हैं। इस्लाम पारदर्शिता को पसंद करता है और हिसाब और किताब हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन एक चीज और इसमें समझनी चाहिए, योगी सरकार को चाहिए कि और भी संस्थाएं चल रही हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इनके बारे में भी जरा तवज्जो दी जाए। ऐसा कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, मुसलमानों का जो मदरसे चल रहे हैं ये विदेशों से फंडिंग होती है, सही है। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तंजीमें होती हैं जो मुसलमान गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों में जो जाते हैं उनको फंडिंग देती है ताकि बच्चों को तालीम हासिल हो सके, बच्चे तालीम हासिल कर सके। हालांकि योगी सरकार ने साफ किया है कि ये कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए। लेकिन अगर नियम तोड़े गए तो फिर कार्रवाई भी सख्त होगी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात योगी फोर्स के एक और एक्शन की। यूपी में बेटियों की सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, योगी सरकार की गारंटी है। अगर कोई मनचला या दबंग कानून को चुनौती देगा तो जवाब भी उतना ही तगड़ा मिलेगा। ऐसे ही एक मामले में नोएडा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर साफ संदेश दे दिया कि योगी राज में दबंगई और गुंडई की कोई जगह नहीं। सड़क हो या गली, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम तय है। हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। यूपी में बेटियों की सुरक्षा योगी की गारंटी है और अगर किसी ने भी योगी के वचन को चुनौती दी तो उसका लंगड़ा बनना तय है।
मगर कुछ मंचलों और दबंगों को ये बात शायद समझ में नहीं आई। ये तस्वीरें नोएडा के एलिवेटेड रोड की हैं। देर रात सड़क पर एक परिवार अपनी कार से सफर कर रहा था। कार में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। तभी दूसरी कार में सवार 2 युवक पीछा करने लगे। ये बदतमीजी कर रहा है, ये गाड़ी नंबर नोएडा सेक्टर 18 से सेक्टर 61 की ओर जा रही इस कार को पहले ओवरटेक किया जाता है और फिर शुरू होती है अश्लीलता। कार में बैठी महिलाओं की तरफ खुलेआम अश्लील इशारे किए जाते हैं। हालात इतने डरावने हो जाते हैं कि कार में बैठे बच्चे सहम गए। पीड़ित परिवार हिम्मत दिखाता है। पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो बनता देखने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही योगी फोर्स हरकत में आई। सरेआम बदसलूकी करने वालों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेशे से इंजीनियर है, लेकिन कानून के सामने पेशा नहीं, जुर्म देखा जाता है। नोएडा पुलिस का साफ संदेश है, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि योगी राज में बेटियों से बदसलूकी करने वालों, उनके लिए खतरा बनने वालों का अंजाम तय है। यूपी में जिसने भी महिला सम्मान से खिलवाड़ किया, वो गिड़गिड़ाता नजर आया। मैंने तो कुछ नहीं करा भाई, गलती होगी भैया, गलती होगी भाई, मैंने कुछ नहीं करा था। चाहे सड़क हो या गली, बेटियों से छिड़खानी करने वालों को योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या यूपी में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी लेडी ब्रिगेड एक्टिव है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए 2 तस्वीरें देखिए। अभी कुछ दिन पहले बरेली में बुर्का गैंग का खुलासा हुआ, जहां कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू छात्रा का ब्रेन वॉश किया, उससे बुर्का पहना दिया। और अब नया बवाल यूपी के अमरोहा में मचा है, जहां एक मुस्लिम महिला ने पहले हिंदुओं को जी भर गालियां दी, उसके बाद योगी फोर्स के एक्शन का डर लगा तो माफी मांग ली। लेकिन इस मुस्लिम महिला की अभद्रता पर हिंदुओं की नाराजगी इस कदर है कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यूपी की गालीबाज समरीन की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समरीन निशा की जहरीली जुबान, रील की सनक में हिंदुओं को गाली। वायरल होने और फॉलोअर्स के चक्कर में अमरोहा की समरीन निशा ने हिंदुओं को गाली देने वाला वीडियो पोस्ट किया। खुद महिला होकर हिंदू महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, दूसरों को सुधरने की सलाह देने वाली समरीन ने खुद इस वीडियो में बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। हिंदुओं को गालियां देकर अपनी भड़ास निकाली। हिंदुओं को गाली देकर वायरल होने का सपना पूरा हो गया, लेकिन पुलिस से सख्त एक्शन की मांग उठी। योगी फोर्स के हंटर का डर लगा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। समरीन ने माफी तो मांग ली, लेकिन वीडियो को लेकर अमरोहा में हिंदुओं के बीच भारी नाराजगी है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग समरीन की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। वीडियो को देखने में ये लगता है कि उस महिला ने जो हिंदू धर्म के प्रति जो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ये मुल्ला मौलवी तो लगातार जिहाद कर ही रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम भी कर रहे हैं। अब इनके घर की महिलाएं भी इस जिहाद पर उतर आई हैं। मेरा पुलिस कप्तान से निवेदन है कि इस महिला के विरुद्ध कोई बहुत ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन से विनम्र निवेदन है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोशल मीडिया पे माफी मांगने से कुछ नहीं होता, इन्हें वीडियो की माफी नामे से इनको नहीं छोड़ा जाए। मुस्लिम महिला की वीडियो से नाराज लोगों की डिमांड है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए ताकि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी और ऐसे वीडियो बनाने से पहले लोग 100 बार सोचें। फिलहाल पुलिस समरीन के वायरल वीडियो की जांच में जुटी है, जिसके बाद समरीन पर एक्शन लिया जा सकता है। अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको देवभूमि उत्तराखंड से आई एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। कोटद्वार में बाबा की दुकान पर छिड़ा घमासान अब सड़क से सोशल मीडिया और सियासत तक पहुंच चुका है। बाबा नाम पर हुआ हंगामा और मोहम्मद दीपक की एंट्री के बाद, धमकियों के आरोप के बाद पूरे मामले ने एक बार फिर देश के सामने वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नाम ही पहचान बन गया है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? बाबा की दुकान, हंगामा जोरदार। देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार में हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें भले ही 26 जनवरी की है, लेकिन 6 दिन बाद
इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नाम पर घमासान, बवाल का नया चैप्टर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान पर बाबा लिखा था। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और फिर देवभूमि में दंगल छिड़ गया। मोहम्मद दीपक की एंट्री, सियासत और भड़की। दरअसल इस शोर शराबे, नारेबाजी और तनाव के माहौल में भीड़ के बीच से उठी एक आवाज ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये आवाज थी दीपक की, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए खुद को मोहम्मद दीपक कह रहा था। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? एक हिंदू युवक के खुद को मुसलमान बताने के बाद माहौल गर्मा गया। मौके पर पुलिस उतरी तो हंगामे के बीच कोर्ट द्वार में कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। ऐसे में सवाल उठे कि आखिर बजरंग दल ने बाबा नाम से चल रहे दुकान के बाहर हंगामा क्यों किया? 30 साल बाद आखिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा क्यों भड़का? और बजरंग दल की आड़ में गुंडई का लाइसेंस किसने दिया? सवाल खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले युवक पर भी उठा कि आखिर दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाकर बताया? हिंदू युवक को अपनी मुस्लिम पहचान बताने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, वहां मौजूद पुलिस ने समय रहते भीड़ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? लेकिन बजरंग दल का तर्क अलग है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम व्यापारी का बाबा नाम से दुकान चलाना हिंदू आस्था से जुड़ा मामला है। इस मुद्दे को लेकर कोटद्वार में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मगर बड़ा सवाल यह कि जिस दुकान के नाम पर विवाद हो रहा है वो करीब 30 साल से उसी नाम से चल रही थी। अब तक किसी को आपत्ति क्यों नहीं थी? इस बीच पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर दीपक को भारत का हीरो बताया। उन्होंने लिखा, दीपक जैसे युवा ही भारत की असली ताकत है जो नफरत के आगे खड़े होते हैं। वहीं ओवैसी ने दीपक को इंसानियत की मिसाल बताया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नाम देखकर नफरत फैलाई जा रही है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। वहीं इस मामले में हीरो बने दीपक का आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तकरीबन ये आते हैं कोटद्वार, पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं। फिलहाल पुलिस हालात पर काबू कर पूरे मामले की जांच में जुटी है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर कड़ी हिदायत दी है। मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच कोटद्वार से उठी ये चिंगारी एक बार फिर देश को उसी बहस पर ले आई है कि क्या किसी के नाम से उसकी पहचान तय होगी और क्या किसी धार्मिक संगठन के कुछ लोग कहीं भी हंगामा खड़ा कर सकते हैं। कोटद्वार से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोधपुर की मशहूर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में साजिश का भी शक जाहिर किया जा रहा है, जिसे देखते हुए एसआईटी और एफएसएल की टीम साध्वी के आश्रम में जांच के लिए पहुंची, मगर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आश्रम पहुंची जांच टीम, फोन में छिपे मौत के राज, साध्वी की मौत पर सवाल। जिस साध्वी के दर्शन के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए आश्रम के बाहर लंबी कतारें लगती थी, उनकी अचानक मौत की खबर ने सबको सुन्न कर दिया है। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता भले इसे सामान्य मौत बता रहे हों, लेकिन कुछ करीबियों के दबे स्वर अलग ही कहानी कह रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आश्रम के कमरे में क्या हुआ था? साध्वी की संदिग्ध मौत की वजह क्या है?
क्या साध्वी प्रेम बाईसा किसी दबाव में थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी टीम साध्वी के आश्रम में जांच करने पहुंची। करीब 3 घंटे तक एसआईटी और एफएसएल की टीम ने वहां सबूत तलाशे। जांच के दौरान आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे और तार गायब मिले। साध्वी के पिता ने फोन के पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। जांच टीम ने पिता और केयर टेकर से बात की। एफएसएल की टीम वहां से सबूत इकट्ठा कर ले गई। वो किस कारण से उसका प्राण गया है, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। बोला कि हमने निश्चित न्याय से हर बारीकी से हर चीज की जांच कर रही है। पुलिस की टीम साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही है। साथ ही साध्वी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। एक चीज हम देख रहे हैं और जो अन्वेषण के तहत जिनसे इंटीग्रेशन हो रहा है उनको रीअफर्म कर रहे हैं और आईटी एक्सपर्ट की ओपिनियन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब जब कोलेट होंगे तब किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे और डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। उधर साध्वी के ड्राइवर के एक खुलासे ने जांच को दूसरी ओर मोड़ दिया है। ड्राइवर ने कहा है कि साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उन्हें इंजेक्शन लगने से उल्टियों की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। इंजेक्शन की वजह से वो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। पहले नॉर्मल जुकाम था और बाद में तबीयत ज्यादा खराब हो गई इंजेक्शन लगाने के बाद। खुलासे ने पुलिस के लिए ये हाई प्रोफाइल मामला और भी पेचीदा बना दिया है। सूत्रों की माने तो जांच की सुई कई दिशाओं में घूम रही है। हालांकि साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले शख्स ने जी न्यूज से बात करते हुए खुद को निर्दोष बताया। सिंह जी, कौन सा इंजेक्शन लगाया था, कब आपको फोन आया था? वो मैंने डॉक्टर साहब की चिकित्सानुसार जो लगाया था वो सब मैंने बता दिया उनको। बाकी ये है कि मैं तो सेवा भाव आदमी हूँ, नर्सिंग सेवा का पैसा है, सेवा के लिए गया था और मेरा कोई ऐसा इंटेंसिव या उनसे कोई वो था नहीं। मैं वहीं रहता हूँ और उनका सम्मान आदर करता हूँ और उनकी तबीयत गड़बड़ थी तो मेरे को बुलाया था, मैं गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, मगर जोधपुर की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इंसाफ की मांग उठ रही है। श्रद्धालुओं ने ऐलान किया है कि जब तक साध्वी की मौत के राज से पर्दा नहीं उठ जाता वो शांत नहीं बैठेंगे। जोधपुर से राकेश भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सिस्टम की पोल खोलती जी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आज आपको एमपी के डिंडोरी की तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर सिर्फ सड़ा हुआ चावल नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम की सड़ांध भी उजागर करती है, जहां गरीब के हिस्से का अनाज गोदामों में सड़ता रहा और जिम्मेदार अफसर फाइलों में जवाब ढूंढते रहे। 27 करोड़ के नुकसान के बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। डिंडोरी में अनाज घोटाला, गरीब के हक पर किसने डाका डाला? जी इन्वेस्टिगेशन में सच सामने आया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बेनकाब करती है। गरीबों के पेट तक पहुंचने वाला राशन गोदाम में सड़ गया। हजारों क्विंटल चावल अब खाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं बचा। करीब 47,979 कुंटल चावल, जिसकी कीमत 27 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि न समय पर वितरण हुआ और न ही निगरानी रखी गई। डिंडोरी की 5 राइस मिलों से मिलिंग के बाद चावल को नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा कराया गया। जांच में साफ था कि चावल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। ये चावल जमा हुआ था 23-24 का है और 5 मिलों में इनमें चावल खराब हो गया, लुचकियाँ लग गई हैं बोरी के अंदर। तो ये पीडीएस में भुगतान योग्य नहीं है, इसको बंद कर दिया गया, पीडीएस में भुगतान नहीं कर रहा। फिर सवाल उठता है कि जब चावल घटिया था तो गोदाम में रखने की अनुमति किसने दी? और यहीं से शुरू होता है कागजी खेल। नोटिस भेजे गए, पत्राचार चलता रहा, लेकिन जमीन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि खराब चावल 2 साल तक गोदामों में पड़ा रहा और धीरे धीरे पूरी तरह सड़ गया। चालक का भी है, सिविल सप्लाई जमा करता का भी है, वेयर हाउस का भी है, तीनों के है। लापरवाही तो है हल्की। ऐसे सिविल सप्लाई वाली के जमा तो करवाए थे, लेकिन भुगतान नहीं, समय में नहीं करवा पाए। वो समय में अगर भुगतान हो गया होता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ऐसे में क्या इसे सिर्फ लापरवाही कह देना काफी है, जब नुकसान करोड़ों में हो? अब उंगलियां राइस मिल के मालिक पर भी उठ रही हैं। वेयर हाउस कारपोरेशन जो बोर्ड है, उनकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि उनका जॉइंट में वो चावल रखते हैं, वो अपना, तो उनको रख रखाव सही तरीके से करना था, जो उन्होंने नहीं किया। उसके कारण से उनको जो शॉर्टेज आएगी वो उनको गोदाम मालिकों को क्षति पहुंचेगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डिंडोरी कलेक्टर ने राइस मिलर्स और गोदाम संचालकों के खिलाफ एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। गोदामों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वहां पर रखा हुआ जो चावल है उसको सही तरीके से गुणवत्ता रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया, और जब हमारी टीम ने, खाद्य विभाग की और राजस्व की टीम ने देखा कि वो चावल खराब हो गया है तो हमने उसका एक दल बना के निरीक्षण कराया, और निरीक्षण के पश्चात जिन मिलर ने उसको उठाया नहीं और जिन गोदामों में वो रखा हुआ था उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 27 करोड़ के नुकसान का हिसाब होगा? क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी या ये घोटाला भी सिर्फ कागजों और फाइलों में सिमट जाएगा? डिंडोरी से संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की स्पीच के दौरान आज 2 बार हंगामा हुआ। पहली बार राहुल गांधी लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे। हर बार उनके बोलने पर स्पीकर ओम बिरला ने टोका और नियमों का हवाला दिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू भी उनका विरोध करते दिखे। इसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई और फिर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, कार्यवाही हंगामे की वजह से 9 मिनट ही चल पाई। दरअसल राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब का जिक्र किया। राहुल गांधी के मुताबिक इस किताब में डोकलाम संघर्ष का जिक्र है। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. Speaker, sir, ये guaranteed authentic है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी की स्पीच का जवाब केंद्रीय नेताओं ने किस तरीके से दिया। Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से एक बार फिर कैसे पर्दा उठ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन ISIS के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा हुआ है और अब जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। मुनीर की टेरर आर्मी अब सुरक्षा बलों की रडार पर, हर जंगल, हर पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन तेज है। जम्मू से रजत वोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का नापाक प्लान फिर डिकोड हो गया। ISI और ISS का गठजोड़ एक्सपोज हो गया है। मुनीर की टेरर आर्मी कहीं भी छिपी हो, जहन्नुम जाना तय है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ऑन है और टारगेट पर हैं 12 फिदायीन जो हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं। जंगल जंगल आतंकियों को तलाशा जा रहा है और जिस बिल में आतंकी छिपे हैं वहीं से उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार है। उधमपुर, रामनगर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में एक एक कदम पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। संदिग्ध आतंकियों की खबर के बाद इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम
घरों, जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में सर्च कर रही है। अब एक तरफ जहां किश्तवाड़ के छात्रू और शेखपुरा इलाके में ऑपरेशन जारी है, उसी बीच अब उधमपुर के रामनगर में भी सुरक्षा बलों को इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि किसी भी तरह से आतंकियों की मूवमेंट जो है वो यहां पर सुरक्षा बल बर्दाश्त नहीं कर रहे और जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरह से जो एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है उन्हें यहाँ पर तेज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी मिलकर आतंकी प्लान बना रहे हैं। आईएसआई ने लश्कर तैयबा को आईएसकेपी के साथ साझेदारी बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि आतंकी हमलों में पाकिस्तान के डायरेक्ट रोल को छिपाया जा सके। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 12 फिदाइन आतंकियों की एक टीम बनाई गई है। ये आतंकी आईएसकेपी के नाम पर हमला करेंगे, लेकिन उनके असली हैंडलर लश्कर और आईएसआई होंगे। बताया जा रहा है कि हाइब्रिड आतंकी पहले ही कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और बडगाम, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उत्तरी श्रीनगर जैसे इलाकों में इनकी मौजूदगी के संकेत मिल रहे हैं। इन्हीं इनपुट के आधार पर घाटी में बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घुसपैठ के रास्तों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और संभावित ठिकानों की निगरानी की जा रही है। पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में सशस्त्र आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। उधमपुर के रामनगर से लेकर पूरी कश्मीर घाटी तक मुनीर की टेरर आर्मी के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि इस बार आतंक का समूल सफाया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ साजिश में जुटे हैं, वहीं उनके अपने ही मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत मुनीर और शहबाज के हाथ से निकल रहा है। बलोच लड़ाकों ने ऐसा प्रहार किया कि मुनीर की फौज भाग खड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड कहर बनकर टूटी है और इसमें सबसे घातक है मजीद ब्रिगेड की लेडी फोर्स। आप स्क्रीन पर इस वक्त बलूचिस्तान की उन 2 बेटियों की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने मुनीर सेना के दमन और बर्बरता से आजादी के लिए हथियार उठाए। एक तरफ हवा बलोच उम्र 25 से 30 साल के बीच और दूसरी तरफ है 24 साल की आसिफा मेंगल। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खुद इनकी तस्वीरें जारी की। आसिफा ने नुश्की इलाके में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है और कार आईईडी ब्लास्ट के बाद जंग लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। तो वहीं हवा बलोच ने ग्वादर के पास मोर्चा संभाला, पाक फौज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हवा बलोच का मौत से 12 घंटे पहले का वीडियो अब सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी पूरे यकीन से कहेगा बलूचिस्तान को आजाद होने से अब कोई रोक नहीं सकता। बलोच लेडी कमांडर मुनीर फौज पर कहर। लेडी ब्रिगेड की ललकार, क्यों तय है मुनीर की हार। बलोच शेरनियों की हुंकार, मुल्ला मुनीर लाचार। ये बलूचिस्तान की बहादुर बेटी हवा बलोच है। ये किसी फिल्म का शूट नहीं, ये रील की दुनिया नहीं है, ये बलूचिस्तान की रियलिटी है जो मुल्ला मुनीर को डरा रही है, जिससे पीएम शहबाज की नींद उड़ी हुई है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बलूचिस्तान में मुनीर की फौज का हारना तय है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान का टूटना तय है, क्यों बलूचिस्तान को आजाद होने से अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले देखिए हवा बलोच की फिल्मी कहानी, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी का कनेक्शन बलूचिस्तान की ऐसी ही कई कहानियों से जुड़ा है। हिंदुस्तान में कहा जाता है जब महिलाएं हथियार उठाती हैं तो मां दुर्गा काली बन जाती हैं और उनके सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। बलूचिस्तान की बेटियों ने भी मुनीर सेना का संहार करने की ठान ली है। ये बीएलए की सुसाइड अटैक विंग मजीद ब्रिगेड की कमांडर हवा बलोच का आखिरी वीडियो है, मौत से 12 घंटे पहले का। इतना तो तय है कि इस बलोच बेटी को अपना अंजाम पता है, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं। वो हंसते हंसते आजाद बलूचिस्तान के लिए कुर्बान होने को तैयार है और बलोच नागरिकों से भी आगे आकर पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करने का मैसेज दे रही है। हवा बलोच का हौसला देखकर कोई भी दंग रह जाए, लेकिन बलूचिस्तान में हवा बलोच की कहानी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। दरअसल हवा बलोच के पिता नबी बख्श बलोच बीएलए के फाइटर थे। नबी बख्श 2021 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में मारे गए। हवा बलोच ने पिता का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई, बीएलए की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड को ज्वाइन किया।
पिता को खोने के बाद हवा बलोच पाकिस्तानी सेना से सख्त नफरत करने लगी थी और पाकिस्तानी सैनिकों को देखते ही उसका खून खौल उठता था। हवा बलोच ने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी और पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार हवा बलोच को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन जाते जाते भी अपने आखिरी वीडियो से आजादी की जंग में एक ऐसी चिंगारी छोड़ गई जो बलोचों के अंदर जल रही आक्रोश की आग को इस कदर भड़का देगी जो बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को जलाकर राख कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मजीद ब्रिगेड की हवा बलोच और आसिफा सिर्फ दो नाम हैं। ऑपरेशन हिरफ 2.0 में बीएलए के फाइटर्स ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट, पुलिस स्टेशन, सेना के कैंप, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। बलूचिस्तान में मुनीर सेना कैसे पिट रही है, इसके 10 सबूत आपको दिखाते हैं। 60 घंटे से तबाही, बलोचों ने जंग छेड़ी। बीएलए का बड़ा दांव, 150 पाक अफसरों को मारा। बलूचिस्तान में क्रांति का तूफान, अमेरिका चीन क्यों परेशान। बलूचिस्तान में आजादी की आग जल रही है। इन लपटों की आग चीन और अमेरिका को भी महसूस हो रही है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बलूचिस्तान में मची तबाही की वो 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि बलोच विद्रोहियों के आगे मुनीर की फौज कितनी बुरी तरह नाकाम हुई। बलूचिस्तान में मुनीर की नाकामी के 10 सबूत। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, बलूचिस्तान समर्थक जिसे जमकर शेयर कर रहे हैं और साथ में मैसेज लिखा जाता है ऑपरेशन हिरफ 2.0 का। इस वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया, कोई पूछे तो बता देना कि काला तूफान हुआ आया था, क्योंकि ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीएलए ने कैसी तबाही मचाई। बलोचों के आक्रोश में सब कुछ जलकर राख हो रहा है। बीएलए फाइटर्स के हमले में पूरा नुश्की शहर वीरान हो गया। दीवारों पर धमाके और गोलीबारी के निशान हैं। इलाके में कई जगह धुआं उठता दिख रहा है। क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर मास्तुंग में बलोच लड़ाकों ने कई सरकारी दफ्तर तबाह कर दिए। सरकारी गाड़ियां राख हो गईं। अंधाधुंध फायरिंग में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमले कर रही है। बीएलए लड़ाकों की मूवमेंट रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक साथ कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिख रहे हैं। इसके बावजूद मुनीर की फौज हमले रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गई। नुश्की में बीएलए लड़ाकों की फायरिंग में कई जगह आग लग गई। भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानों से धुआं निकलता देखा गया। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें पाकिस्तानी सेना भागती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि बीएलए लड़ाकों को देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया। बलोच फाइटर्स को देखते ही पाक सैनिक भागने लगे। बीएलए समर्थित हैंडल से एक और वीडियो जारी किया गया। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के कैंप को फूंकने का दावा किया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। क्वेटा के कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनी गई। सड़कों पर तबाही के निशान हैं। गोलियों की गूंज से दहशत का माहौल है। बलूचिस्तान के टम्प जिले से आई तस्वीर बताती है कि कई इलाकों में बीएलए का कब्जा हो चुका है। बीएलए के हथियारबंद लड़ाके सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। आम बलोच नागरिकों का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। बलूचिस्तान में तबाही और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी डर का माहौल है। 3 दिन से जारी संघर्ष के बीच पाक सेना और बीएलए दोनों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 145 हमलावरों को मार गिराया गया है, तो वहीं बीएलए ने कहा पाकिस्तानी सेना सामना करने से बच रही है। हमारे लड़ाकों ने 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और पाक अफसरों को ढेर कर दिया। पाक सेना हमलों को नाकाम करने का दावा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ही मुनीर की फौज पर सवाल उठा रहे हैं। बलूचिस्तान पर सबके अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें बता रही हैं हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। बीएलए ने अपने प्लान के मुताबिक हमला करके पाकिस्तान की फौज और सरकार को सीधे चैलेंज कर दिया है और जंग बलूचिस्तान की आजादी तक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।